बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक देख लेते हैं आप लोग। और करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में आज की इस वीडियो में हमने स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी 13 मार्क की वेटेज है, इस सवाल को कवर करना है। रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल के बेसिकली दो पार्ट हैं। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। कहता है व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग एरर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। तो हमारे पास स्काई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। 31 दिसंबर 2017 का ईयर एंड है और हमें कुछ एरर्स आइडेंटिफाई करके दिए। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव करेक्शन, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। 11 मार्क्स की वेटेज है इस सवाल की। एक एक एडजस्टमेंट को रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व करते हैं। कहता है कंप्यूटर कॉस्टिंग 2,40,000 परचेज ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट्स। कंपनी डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर एट 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने 2,40,000 रुपए के कंप्यूटर्स परचेज किए 1 सितंबर 2017 पे और उन्हें परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। और कंपनी जो है वो 20% पे अपने कंप्यूटर्स को स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करती है। तो सिंपल सी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी कि हमने परचेजेस को कम करना है, यानी कि हमारे पास से परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा 2,40,000 रुपए से, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर्स हमारे पास डेबिट हो जाएंगे 2,40,000 रुपए से। और फिर अकॉर्डिंगली हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। 20% डेप्रिसिएशन का रेट है फ्रॉम 1 सितंबर 2017 टू 31 दिसंबर 2017। तो अगली एंट्री हमारे पास बन जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2,40,000 रुपए की कॉस्ट, 20% का डेप्रिसिएशन का रेट, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमें 4 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12, दिस इज 16,000। तो 16,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 मिलियन having a book value of 6,70,000 as on 31 December 2017 had already been sold on 1st November 2017. The proceeds of 7 lakh were credited to sales. Company depreciates furniture at 10% per annum using the straight line method. एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 12 लाख है, बुक वैल्यू 6,70,000 रुपए है। ये हमने 31 दिसंबर 2017 जिसकी कॉस्ट 12 लाख, बुक वैल्यू 6,70,000 रुपए है, 31 दिसंबर 2017 यानी कि ईयर एंड पे। ये हमने 1 नवंबर 2017 पे ऑलरेडी सेल कर दिया है। 7 लाख रुपए की प्रोसीड हमें रिसीव हुई थी। 7 लाख रुपए की प्रोसीड को हमने सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। और जो डेप्रिसिएशन है वो हम 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करते हैं। अब देखें हमारे पास इस एडजस्टमेंट में कॉस्ट है 12 लाख, ठीक है, और बुक वैल्यू है 670, तो यानी कि कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा। तो हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आई होगी 6,70,000 रुपए। और ये 6,70,000 रुपए की जो कैरिंग वैल्यू है हमारे पास 31 दिसंबर 2017 पे। तो कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द टाइम बीइंग रिकॉर्डेड है इस पे 12 लाख और 670 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 5,30,000 रुपए। यानी 5,30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इस पे अब तक रिकॉर्डेड है। अब चूंकि हमें बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2017 पे दी है, यानी कि हमने पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया है, जबकि ये एसेट 1 नवंबर 2017 पे सेल हो गया। अगर ये एसेट 1 नवंबर 2017 पे सेल हो गया तो नवंबर और दिसंबर के महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए था। तो मैं 2 महीनों का डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देता हूं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल क्रेडिट। कितने से सर, अगर हमारे पास 12 लाख रुपए की कॉस्ट है और स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हम इसे 10% पे डेप्रिशिएट करते हैं, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाता है 1,20,000, और 2 महीने का डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करना है तो इंटू 2/12, तो ये आ जाएगा 12 लाख इंटू 10% इंटू 2/12। हमने 20,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले तो रिवर्स कर देना है, 20,000 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिवर्स कर देना है। फिर हमने इस एसेट को सेल कर दिया। जब हमने इस एसेट को सेल कर दिया तो ये एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा 12 लाख रुपए से। जितना भी इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डेबिट हो जाएगा। अब देखें इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 530 का है, लेकिन आपने 20,000 रुपए से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर दिया, तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रह गया होगा 5,10,000 रुपए।
हमें प्रोसीड्स रिसीव हुई 7 लाख रुपए की, ये हमने सेल्स में क्रेडिट कर दी। तो प्रोसीड्स सेल्स में जो गलत क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को सही करने के लिए सेल्स डेबिट कर देता है, दैट इज 7 लाख रुपए। अब जो भी हमारे पास इस एंट्री का बैलेंसिंग आएगा वो बेसिकली लॉस ऑन या गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो 12 लाख माइनस 5 लाख 10 माइनस 7 लाख, सर हमारे पास 10,000 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बेसिकली यहां पे हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 10,000 रुपए का। और अगर आप गौर करें कि 670 की कैरिंग वैल्यू है, जब आप 20,000 से डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे हो तो उसकी कैरिंग वैल्यू 670 से बढ़कर 690 हो गई। और जब 690 की कैरिंग वैल्यू वाली चीज, सॉरी हमारे पास लॉस नहीं बल्कि गेन ऑन डिस्पोजल आएगा। हमारी जो एंट्री है उसमें बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो गेन ऑन डिस्पोजल आएगा 10,000 रुपए का। अगर आप गौर करें कि 670 की कैरिंग वैल्यू ऑलरेडी है, जब मैंने 20,000 से डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया तो कैरिंग वैल्यू 690 हो गई। और 690 की कैरिंग वैल्यू चीज अगर मैं 7 लाख में बेचता हूं तो मेरा 10,000 का गेन है जो कि मेरा रिकॉर्ड हो गया है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। और ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 है। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 कंपनी रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रीमिसेस एट एन एनुअल रेंट ऑफ 9 लाख पेबल इन एडवांस। द रेंट रिसीव वॉज क्रेडिट टू इनकम। 1 अप्रैल 2017 पे हमें 9 लाख रुपए का एडवांस एनुअल रेंट रिसीव हुआ और हमने पूरी अमाउंट इनकम में पार्क कर दी। जबकि अगर ये एनुअल रेंट है तो 1 सितंबर 17 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक यानी कि 9 मंथ्स का जो रेंट है वो तो आपकी इनकम है, लेकिन रिमेनिंग 3 मंथ्स जनवरी 18, फरवरी 18 और मार्च 18 अगले 3 महीनों का रेंट जो कि अगले साल में फॉल कर रहा है, ये हमारे लिए इनकम नहीं बल्कि हमारे लिए एक अर्नड रेंट होना चाहिए। तो मैंने सिंपली क्या करना है यहां पे, सर अर्नड रेंट डेबिट सॉरी हमने रेंटल इनकम को डेबिट करना है पीएनएल और अनअर्न रेंट को क्रेडिट करना है। कितना, सर हमें रेंट रिसीव हुआ है पूरे साल का 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए में से 9 मंथ्स की इनकम तो हमारी इनकम है, 3 मंथ की इनकम बेसिकली हमें अगले साल का एडवांस रेंट मिला, अगले साल के 3 महीने का एडवांस रेंट मिला है, तो मैं ये इनकम रिवर्स करके अनअर्न रेंट की एक लायबिलिटी क्रेडिट कर देता हूं। तो 9 लाख इंटू 3/12 तो ये आ गया 2,25,000 रुपए। 2,25,000 से हमारी रेंटल इनकम डेबिट, अनअर्न रेंट की लायबिलिटी क्रेडिट। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आता है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बैलेंस ऑफ 20,000 विच इज इरिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। As per the company's policy, provision for doubtful debt has already been made at 5% on the year-end balance. देखिए 1,80,000 रुपए का ऐसा रिसीवल है जो कि इरिकवरेबल है, तो ये राइट ऑफ हो जाना चाहिए। सेकेंडली 96,000 की रिकवरी जो कि पिछले साल के रिटर्न ऑफ रिसीवल के अगेंस्ट है वो हमने ट्रेड रिसीवल में क्रेडिट कर दी। और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कंपनी ने 5% ईयर एंड बैलेंस के ऊपर अपना प्रोविजन रिकॉर्ड कर रखा है। सबसे पहले तो 1,80,000 रुपए का अमाउंट जो कि इरिकवरेबल है उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, सर एंट्री बनेगी बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, ट्रेड रिसीवल क्रेडिट 1,80,000 रुपए से। जो 1,80,000 रुपए का इरिकवरेबल ट्रेड डेट था उसे हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद 96,000 का अमाउंट जो हमें पिछले साल के रिटर्न ऑफ रिसीवल के अगेंस्ट मिला था हमने गलती से ट्रेड रिसीवल में क्रेडिट कर दिया है। इसको अगर हम सही करें तो हमें ट्रेड रिसीवल को 96,000 से इंक्रीज करना है और हमारे पास रिवर्सल ऑफ बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 96,000 से। अब देखें पहली वाली एंट्री में जब आप अपने रिसीवल को 180 से कम कर रहे हो तो 180 का 5% आपका प्रोविजन कम हो जाना चाहिए। और दूसरी वाली एंट्री में जब आप 96,000 से अपना रिसीवल इंक्रीज कर रहे हो तो 96,000 का 5%
आपके पास प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, जब 180,000 आपने ट्रेड रिसीवेबल से क्रेडिट कर दिया तो इस 180,000 पे प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो 180,000 का 5% दैट इज 9,000। 9,000 से हमारा प्रोविजन कम होना चाहिए और 96,000 जो कि हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे मैंने डेबिट कर दिया, तो 96,000 से रिसीवेबल बढ़ गया, तो 96,000 का 5% हमारे पास 4,800 का प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि नेट हमारा जो प्रोविजन है वो 9,000 माइनस 4,800 4200 रुपए से कम होना चाहिए। अब 4200 रुपए से अगर नेट प्रोविजन हमें कम करना है तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि रिवर्स कर देंगे 4200 रुपए से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 लास्ट एडजस्टमेंट है। कहता है अ चेक ऑफ 192,000 was received after discount of 4% from a customer. However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed column and the discount amount was entered in the bank column. अब देखें इस एडजस्टमेंट में आपसे क्या क्या रहा है। एक कस्टमर से आपको 4% सेटलमेंट डिस्काउंट के बाद 192,000 रिसीव हुए। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारा जो रिसीवेबल था वो कितना था, तो सर हमारा रिसीवेबल होगा 192,000 डिवाइडेड बाय 96%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। यानी कि 2 लाख रुपए का हमारा रिसीवेबल था, जिसमें से हमने 4% यानी कि 8,000 रुपए एज अ सेटलमेंट डिस्काउंट दे दिया और बाकी का 96% यानी कि 192,000 ये हमें कैश रिसीव हो गया। अब हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि चेक ऑफ 92,000 was received after trade discount from a customer. However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed. कंपनी ने क्या करा कि कंपनी को जितना कैश रिसीव हुआ ना, कंपनी ने इसको डिस्काउंट अलाउड यानी कि सेल्स को डेबिट कर दिया है। यहाँ पे मैं पहले एंट्री बना रहा हूं कि क्या एंट्री बन गई है, तो ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बन गई है। ये बेसिकली हमारी रॉन्ग एंट्री पार्ट हुई है, तो मैं रॉन्ग एंट्री बना लेता हूं, फिर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेंगे। हमने क्या करा है कि हमने जितना अमाउंट रिसीव किया है ना, उतना अमाउंट हमने डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में डाल दिया। Whereas the amount of discount was entered in the bank column, और जितना हमने डिस्काउंट दिया वो हमने बैंक कॉलम में डाल दिया। यानी कि हमने एंट्री बनाई है सेल्स या डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 2 लाख रुपए से। ये हमने एंट्री ऑलरेडी बना दी है। सर इस केस में हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सर करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी कि हमारे पास बैंक डेबिट होना चाहिए था 192,000 से, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए था 2 लाख रुपए से, और जितना हमने डिस्काउंट दिया उतनी अमाउंट से हमारी सेल्स कम हो जानी चाहिए थी। अब ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री हमने ऑलरेडी बना दी है, तो हमें सही करने के लिए क्या करना चाहिए, सर हमें सही करने के लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी पड़ेगी। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, अगर आप देखें ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए से सही क्रेडिट हुआ है, 2 लाख रुपए से सही क्रेडिट हुआ है। हमने बैंक में सिर्फ 8,000 डेबिट किया है, जबकि डेबिट होना चाहिए था 192,000, तो जितने से कम डेबिट किया उतने से मैं बैंक को फर्दर डेबिट कर देता हूं। 192,000 से डेबिट होना चाहिए था, 8,000 से ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है, यानी कि 184,000, तो मैंने 184,000 से बैंक डेबिट कर दिया। इसके बाद डिस्काउंट 8,000 से डेबिट होना चाहिए था, हमने 192,000 से डेबिट कर दिया। तो इसको सही करने के लिए मैं अपनी डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर देता हूं, यानी कि सेल्स को इंक्रीज कर देता हूं। 192,000 माइनस 8,000, दिस इज अगेन 184,000। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, बैंक डेबिट सेल्स या डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट 184,000 से।
तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।